press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 12वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चैप्टर है वो यूनिट फर्स्ट का प्रथम चैप्टर है। यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर आते हैं। 4 चैप्टर जो है टोटल 7 नंबर के चैप्टर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें आवेश के बारे में जानना है। आवेश क्या होता है, यहीं से ये पूरी फिजिक्स की जो है शुरुआत होगी। तो इससे पहले मैं आपको 10th क्लास पे ले जाना चाहता हूं, जहां पर इससे संबंधित बातें आपने कुछ कुछ पढ़ी थी। 10th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था। क्या आपने कभी सोचा कि आवेशों के प्रवाह की दर को अगर विद्युत धारा कहते हैं तो अगर आवेश प्रवाहित ना हो तो क्या होगा? अगर आवेश रुका हुआ हो, रुक जाए, प्रवाहित ना हो तो क्या होगा? इस लेवल पे हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आवेश रुका हुआ है तो क्या होता है, आवेश होता क्या है, और आवेश जब प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं, भौतिक राशियां जो है हमारे पास आती हैं, वो क्या होती हैं। तो उससे पहले मैं फिजिक्स की ब्रांचेज जो हैं जिनके अंतर्गत हम इन चीजों को पढ़ेंगे उनके बारे में बताना चाहता हूं। फिजिक्स जो है वो 2 ब्रांचेज में, इलेक्ट्रॉन से संबंधित 2 ब्रांचेज में डिवाइड है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कहते हैं विद्युत गतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर क्या होता है, जो चार्ज होता है, अपना आवेश जो होता है वो एट रेस्ट होता है, यानी चार्ज है वो गति नहीं करता, वो सिर्फ एक जगह पर रहता है जहां पर वो है। और विद्युत गति के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, चार्ज जो है वो मूविंग होता है, यानी चार्ज जो है आपका वो क्या करता है, मूव करता है, मोशन करता है। और चार्ज जब मूव करता है तो क्या बहती है, धारा बहती है। और भी बहुत सारे फंक्शन इसके साथ आ जाएंगे जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो चार्ज एट रेस्ट है यानी स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपनी जो ब्रांच है, ये ब्रांच 1 से लेके 4 चैप्टर तक अपनी चलेगी। यानी 1 से लेके 4 चैप्टर तक हम जितने भी बातें, जितने भी डेरिवेशन, जितने भी थ्योरेटिकल बातें पढ़ेंगे, सभी के अंदर चार्ज है वो रेस्ट पर होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। और चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक, यानी विद्युत धारा चैप्टर से, और 10वां चैप्टर है अपना प्रत्यावर्ती धारा, वहां तक जो सारे फंक्शंस हम पढ़ेंगे, जितनी बातें हम पढ़ेंगे, उन सब में चार्ज क्या होगा, मूविंग होगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच जो है उसको किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, कि वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में आवेश और आवेशों के मध्य होने वाली अनोन्य क्रियाओं का, म्यूचुअल रिएक्शन का, इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। डेफिनेशन एक बार दोबारा से सुन लीजिए। वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में, ध्यान दें, स्थिर अवस्था में आवेश और आवेशों के मध्य होने वाली अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो सिंपल वे में आप पढ़ चुके हैं कि 2 प्रोटॉन जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसी प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण की जो क्रियाएं हैं, इनके बारे में ही जिस शाखा में पढ़ा जाएगा उस शाखा को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब हम आते हैं अपने जो मेन अपनी हेडिंग है, जहां से हम चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, वो है आवेश। बेसिकली इसका फुल नाम इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। हम नॉर्मली इसको चार्ज ही बोल देते हैं क्योंकि इससे हमें क्या है, टोटल नाम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है, यानी सबसे पहले इसको किसने खोजा, किसने इसके बारे में बातें बताई। सबसे पहले इसकी खोज की थी थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने। थेल्स जो है वो ग्रीक देश का मिलेट्स का रहने वाला एक व्यक्ति था। उसने क्या किया, एम्बर एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ को जब उसने ऊन से रगड़ा, उनके कपड़े से रगड़ा, यानी कि घर्षण किया, फ्रिक्शन किया,
तो क्या पाया कि एम्बर जो है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या अन्य छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगा। यानी जब घर्षण किया उनसे तब ही वो आकर्षित करने लगा था, उससे पहले वो आकर्षण नहीं कर रहा था। इसी प्रकार से यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें या फिर एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर ऐसा ही देखने को मिला। यानी इन वस्तुओं को, यानी एम्बर, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े, ऊन और बिल्ली की खाल से रगड़ने पर क्या पाया गया कि ये जो पदार्थ थे वो अन्य छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण इनमें आ जाता है। तो इसी गुण को क्या कहा गया? आवेश कहा गया। आवेश जो है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, सैद्धांतिक डेफिनेशन नहीं होती है, उसे सिर्फ अनुभव के आधार पर ही समझा जाता है कि जो घर्षण के बाद वस्तुओं में जो प्रॉपर्टी आ जाती है किसी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने की, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और उस आवेश के कारण जिस वस्तु पर आवेश आता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? आवेशित वस्तु कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हम जानते हैं नॉर्मल कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रायोगिक आधार पर उनको नाम रखा था कि ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। इस प्रकार से हम प्रयोग के आधार पर इनका डिवाइडेशन जो है वो करेंगे। तो आवेश के प्रकारों की अब हम बात करेंगे। इस प्रकार आवेश के प्रकारों के अंदर हमारे पास एक प्रयोग आता है। उस प्रयोग में 3 स्टेप होते हैं। उन 3 स्टेप से हमें ये पता चलेगा कि आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और वस्तुएं किस प्रकार से आवेशित होती हैं। तो पहला स्टेप जो आपका है, इसमें आप देखेंगे कि एक कांच की छड़ है, ये दोनों ही ग्लास रोड हैं, लेकिन ये ग्लास रोड जो है इसको क्या किया गया कि रेशम के कपड़े से इसको रगड़ के यानी घर्षण करवा के और लटका दिया गया, एक जगह पे स्थिर कर दिया। फिर उसी प्रकार की, उसी मटेरियल की दूसरी ग्लास रोड यानी कांच की छड़ को उसी रेशम के कपड़े से रगड़ के और जब इसके पास लेके आते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये दोनों छड़ जो है वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं, यानी एक दूसरे से दूर हटना चाहती हैं। जिस प्रकार से चुंबक के N और S ध्रुव के बीच में होता है। तो ये तो एक स्टेप था। दूसरे स्टेप में उसने क्या किया कि एक एबोनाइट की जो छड़ थी, एबोनाइट भी एक पदार्थ था, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। देखिए, बिल्ली की खाल से रगड़ने का मतलब है अलग मटेरियल से वो यूज कर रहा है ताकि वो इनको अलग अलग डिफाइन कर सके। तो उन्होंने क्या किया, 2 एबोनाइट की छड़ ली, एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के और उसने लटका दिया बिल्कुल फ्री। और उसी प्रकार दूसरी एबोनाइट की छड़ को उसी बिल्ली की खाल से रगड़ के जब वो उसके पास लेके आता है तो वो देखता है कि इनमें भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इनमें भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी ये दोनों छड़ भी आपस में प्रतिकर्षित होती हैं। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ग्लास छड़ लूं और क्यों मैं ना एक एबोनाइट की छड़ लूं। तो उसने क्या किया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ के लटकाया और एबोनाइट की जो छड़ थी उसको बिल्ली की खाल से रगड़ के जब उसके पास लेके आया तो उसे देखने को मिला इनमें आकर्षण। तो उसने ये विचार किया कि भाई एक ही कपड़े से और एक ही ग्लास रोड जो है वो आपस में प्रतिकर्षित हो रही हैं, और जब अलग अलग मटेरियल से मैं घर्षण करवा के अलग अलग छड़ों को जब पास लेके आता हूं तो मेरे पास क्या आती है, उनमें आकर्षण आता है। तो उन्हें 2 प्रकृतियों का पता चला कि समान जो प्रतिकर्षण होता है और एक में आकर्षण होता है। तो अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ था कि भाई धनावेश किसमें है और ऋणावेश किसमें है। सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि अगर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं तो जरूर इनमें समान आवेश, समान प्रकृति का आवेश आया होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इनमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसी प्रकार इसके लिए भी अप्लाई हुआ और इसके लिए उन्होंने सोचा कि भाई इनमें विपरीत प्रकृति का आवेश है जिस वजह से ये आकर्षित हो रही है। लेकिन अभी तक उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि पॉजिटिव किसमें है और नेगेटिव किसमें है। तो हमें
फिर क्या हुआ कि फिर एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन उनका नाम था। तो उन्होंने सबसे पहले ये जो ग्लास रोड है, कांच की छड़ है, उन्होंने कहा कि इस पर जो भी आवेश आया उस आवेश को मैं धनावेश मानता हूं। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से धनावेश मान लिया। और एबोनाइट की छड़ पे जो आवेश आया उसे उन्होंने क्या मान लिया? नेगेटिव मान लिया। तो इस प्रकार से हम इस पे पॉजिटिव दिखा देते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज उन्होंने मान लिया कांच की छड़ पे, और एबोनाइट की छड़ पे उन्होंने क्या मान लिया? नेगेटिव मान लिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कुछ इस प्रकार से। और इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश यानी समान प्रकृति के आवेश जो हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बातें बताई कि जो वस्तुएं, कोई भी हम वस्तु अगर इस छड़ के पास लेके आते हैं, ग्लास रोड के पास, जो पॉजिटिव चार्ज है जो पहले से इसको हमने रगड़ दिया है, तो जो वस्तुएं इससे प्रतिकर्षित होंगी वो सारी वस्तुएं क्या होंगी? धनावेशित होंगी। और जो वस्तुएं एबोनाइट की छड़ के पास आएंगी वो उनसे आकर्षित होंगी। जो उनसे आकर्षित होंगी वो क्या होंगी? धनावेशित होंगी। और जो उनसे प्रतिकर्षित होंगी वो आपस में क्या होंगी? ऋणावेशित होंगे। तो इस प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्वेच्छा से आवेशों के दो प्रकार बताए, जिन्हें धनावेश और ऋणावेश नाम दिया गया। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि आवेशन की और कौन कौन सी विधियां हैं जिसमें वस्तुओं को हम आवेशित कर सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि जब हम इनको वस्तुओं को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, यानी घर्षण करवाते हैं, फ्रिक्शन करवाते हैं, तो ही आवेश पैदा होता है। तो क्या कुछ ऐसी विधियां भी हैं कि हम बिना घर्षण के ही आवेश वस्तुओं पे पैदा कर सकें? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं विधियों की चर्चा करेंगे और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बातें, आवेश से संबंधित, द्रव्यमान से संबंधित बातें इसमें आएंगी। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।